हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आंसर की। इसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उन दोनों को ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो पेज नंबर 200 यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हमें सबसे पहले उसको समझना है कि उसमें हमसे पूछा क्या गया है, और कोशिश कीजिए आप भी कि जितना पूछा गया है आपसे उतना बताएं कम से कम। उसके बाद एक्सटर्नल एफर्ट्स आप कर सकते हैं। इसका आंसर ये बनेगा, ए क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वह पाथ है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के चालू या बंद होने में इसका मेन रोल होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, source of electricity and wire that are connected with the help of a switch। यहाँ पर ये कुछ डिवाइसेस हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं, जो इस चैप्टर के दौरान हम बार बार उनको रिपीट करेंगे किस तरह की डिवाइसेस होती हैं। जिसमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, एक वायर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जिसकी हेल्प से हम इसको ऑन या ऑफ करेंगे, ऐसा कोई एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट जिसे स्विच बोला जाता है, वो होना चाहिए। अगर ये सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स बहुत मेन होती हैं, जिनमें से ये करंट जो है वो मेन है। इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट की डेफिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की, तो इसे एम्पियर में मेजर किया जाता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से दी जाती है। और ये साइंटिस्ट एम्पियर के ऑनर में ये जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। 1 एम्पियर इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। ये कहता है कि अगर किसी वायर में से जिसकी थिकनेस, जिसकी लेंथ कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपको दी गई है, उसमें से 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अब उसी तरह से हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पूछ रहा है। जैसे ये पूछता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसा कि हमें पहले भी पता है, हम पिछले लेक्चर्स में पिछले नॉलेज के बेस पर ये जानते हैं कि चार्ज को कूलम्स में मेजर किया जाता है। और ये कहता है कि 1 कूलम की अगर बात हो तो 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो ये जानने के लिए हमें ये नॉलेज का पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो वो क्वांटिटी होती है 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेट क्वांटिटी चार्ज की इलेक्ट्रॉन के पास होती है। माइनस और प्लस अकॉर्डिंग टू पार्टिकल बिहेव नेचर यहाँ पर लिया जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस लेना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। यानी इतने चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन जो है डेवलप हो रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कंटेन इन, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। और जब आप सॉल्यूशन करते हो तो आंसर में हमारे पास आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। अब यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए ख़त्म किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे।
अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये फ्रैक्शन को शो करता है, जो कि एक वैल्यूएबल फिजिक्स यहाँ से हमें पता नहीं चलती, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। पेज नंबर 202, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो। Any source of electricity like battery, cell, power supply, etc. help to maintain a potential difference across a conductor. कोई भी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे बैटरी, सेल, पावर सप्लाई, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम सेल की फॉर्म में देखते हैं, बैटरी की फॉर्म में देखते हैं, या पावर सप्लाई की फॉर्म में देखते हैं। Question number 2, what is meant by saying that potential difference between 2 point is 1 volt? ये कहता है कि मान लीजिए आपको दिया गया है एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि 1 वोल्ट डिफरेंस है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप इस पॉइंट को किस तरह से समझेंगे। तो 1 वोल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा किसी यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक्सपेरिमेंटल पॉइंट तक लेके आने में। तो इसका मतलब यही है कि 1 जूल ऑफ वर्क यहाँ पर किया गया है किसको मूव करने के लिए, एक चार्ज को, जिसको 1 कूलम से रिप्रेजेंट किया गया है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर आपसे एनर्जी पूछी गई है, और हमें अच्छे से पता है एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही टर्म है, इनको बस डिफरेंट फ्रेम में देखा जाता है। इनकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड दोनों सेम आएंगी अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम, और वोल्टेज दिया जाता है वर्क डन डिवाइड बाई गिवन चार्ज, जो आपको चार्ज मूव कराना है। तो यहाँ पर आपको 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, और अगर हम ये मान लें कि 1 कूलम यहाँ पर चार्ज मूव किया गया था, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 6 जूल। जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। डब्ल्यू निकालते हो तो V इंटू क्यू हो जाता है। जब सभी वैल्यू पुट कर दोगे, अब क्योंकि क्यू हमने 1 कूलम माना है, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर हमारा 6 आएगा, और जो आंसर होगा 6 जूल से रिप्रेजेंट होगा। पेज नंबर 209, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, खासकर ये आपके जो पेपर होते हैं उनमें कई बार ये पूछा जाता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ये पूछता है कि किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लाइक लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी लेंथ होगी कंडक्टर की उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंस पूछी गई है, किस तरह से करते हैं ये नहीं पूछा गया, तो सिर्फ उन फैक्टर को आप इंक्लूड करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दो वायर आपको दिए जाएं, एक थिक वायर है और एक है थिन वायर, एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। दोनों ही वायर एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए हैं, उनको सेम सोर्स यानी सेम पोटेंशियल से जोड़ा गया है, तो क्या उनमें से फ्लो करने वाला करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। डेफिनेटली अभी अभी हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल एरिया एक वो फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो जिस पर ये डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा, और उसको हम एरिया जिसका ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम दैट मीन्स अमाउंट ऑफ करंट मोर। तो थिकर जो वायर होगा उसमें लेस रेजिस्टेंस होगा और करंट फ्लो उसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये स्टडी कर सकते हैं। ओके, कल इससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको भेजी जाएगी, और कोशिश कीजिए इनसे ज़्यादा, इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें।
ओके, ऑल द बेस्ट।